वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग जो है जनरल स्टडीज के अंदर जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, जो कि एसएसटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीलिम्स एग्जाम में जो 9 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया है, वो तीनों शिफ्ट के अंदर में जितने सारे पॉलिटी के क्वेश्चन है, मुझे आज उस सारे क्वेश्चन को मैंने कंपाइल करके हिंदी और इंग्लिश में मैंने आज इस वीडियो के अंदर में लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको जनरल स्टडीज के अंदर में स्पेशली पॉलिटी का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है और कानून लॉ वगैरह का जो क्वेश्चन दिया गया है, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स में जो कानून के संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आज जो पहला जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है संविधान से पूछा गया है और हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट ज्यूरिसडिक्शन। यानी अगर हिंदी में देखिएगा, किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है और ये रीट अधिकारिता से संबंधित है। तो अब यहाँ पे सवाल सबसे पहले ये देखा गया कि यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल 32 के बारे में क्वेश्चन किया गया है। अब सबसे पहले ये देखेंगे आर्टिकल 32 है क्या। तो आर्टिकल 32 अगर देखा जाए तो आर्टिकल 32 के अंदर में रीट पिटिशन दिया गया है, जिससे हम लोग आर्टिकल 32 को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32 के अंदर में जो हमारा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, यानी जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, अगर किसी भी तरह का मौलिक अधिकार का अगर हनन किया जाएगा तो जो मेरा सुप्रीम कोर्ट है, जो मेरा उच्च न्यायालय है, वो मेरा जो है रक्षा करेंगे। जो मेरा मौलिक अधिकार है उसका जो है क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, जो है बी आर अम्बेडकर, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन्होंने इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, यानी संविधान का रूह भी कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो आर्टिकल 32 को जो है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो है, जिसे हम लोग जो है पिता भी बोलते हैं संविधान के, उन्होंने जो है इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इस आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अधिकार को बोलते हैं हम लोग रीट। अब जो है इस रीट जो है आर्टिकल 32 के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के पास में जो अधिकार है रीट का, वो 5 तरह का रीट जो है वो सुप्रीम कोर्ट नागरिक के पक्ष में, जो हमारा यहाँ के सिटीजन है उसके पक्ष के, अगर उसके मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो उसके पक्ष में जो है ये रीट पिटीशन को जो है इशू किया जाएगा। तो सबसे पहला जो रीट है उसे हम लोग जो है हेबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं, हेबियस कॉर्पस के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा जो रीट है उसे हम लोग मैंडेमस के नाम से जानते हैं, दूसरा रीट है उसे हम लोग मैंडेमस के नाम से जानते हैं। तीसरा रीट है उसे हम लोग को वारंटो के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग तीसरा रीट को हम लोग को वारंटो कहते हैं। और चौथा रीट को हम लोग प्रोहिबिशन कहते हैं, चौथा रीट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। और जो आखिरी जो रीट है, जो पांचवा रीट है, उसे हम लोग सर्चुरी कहते हैं। ये जो 5 रीट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल जो है 32 के अंदर में इशू करता है। ठीक है, तो 32 के जो है ये अधिकार के अंदर में आता है सुप्रीम कोर्ट के। हम लोग को पता है कि किसी भी तरह का ट्रायल सिस्टम में जब हम लोग जाते हैं, किसी भी तरह का अगर मेरे साथ में किसी तरह का ना इंसाफी अगर हो, किसी तरह का अगर हमको विचार चाहिए, किसी तरह का इंसाफ चाहिए, तो हम लोग जो है ट्रायल सिस्टम से फेस करते हो जाते हैं। इन्हें सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होने के बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में फैसला होने के बाद जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर इसे एफआर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, अगर इस फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन किया जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन बनकर, हमारा फंडामेंटल राइट्स का गारंटर बनकर, हमारा फंडामेंटल राइट्स का इंश्योरर बनकर जो हमारी हिफाजत करता है। तो इसी तरह का जो सेम अधिकार जो है, जो आर्टिकल 32 नंबर के अंदर में, इस आर्टिकल 32 के अंदर में जो एससी को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है, तमाम सेम अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर में हाई कोर्ट को भी जो है प्रोवाइड किया गया है। हाई कोर्ट को भी जो है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर में प्रोवाइड किया गया है। अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो हाई कोर्ट का आर्टिकल जो है 214 से लेकर 231 के अंदर में जो है हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट के जो है संविधान के अंदर में मेंशन है। तो संविधान के अंदर में आर्टिकल 214 से लेकर 231 के अंदर में जो है संविधान के अंदर में पार्ट 5 के अंदर में, पार्ट 5 के अंदर में जो है, पार्ट 5 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के अंदर में देखने को मिलेगा। तो जिस तरह का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है,
इसी तरह का सेम अधिकार, इसी तरह का सेम 5 रीट जो है इशू करने का अधिकार भी जो है हाई कोर्ट को भी दिया गया है, हाई कोर्ट को भी दिया गया है, जो कि आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन है। तो इस सवाल का जो पहला सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 226 के अधिकार अनुच्छेद के अंदर में हाई कोर्ट को जो है ये अधिकार दिया गया है कि वो भी जो रीट जो है इशू कर सकता है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया। अब जो प्रेसिडेंट है, हमारा जो राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, इसे संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक के जो हमारा देखेंगे कि संविधान के अंदर में है, तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक के जो है आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक के जो अनुच्छेद है, इसमें आपको हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब यहां पे सवाल ये पूछा गया है कि इस भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है। यानी राष्ट्रपति जो हमारा है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, इस 4 ऑप्शन में से कौन हमारा प्रेसिडेंट के लिए जो है मतलब नहीं लागू होता है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो है वो लागू नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 52 से 62 ऑफ पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इस पार्ट 5 के अंदर में हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट का जिक्र देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के बारे में देखने को मिलेगा। अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 52, हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 52 के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर में एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ये आर्टिकल नंबर 52 के अंदर में लिखा गया है, ये आपका 52 के अंदर में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 58 के अंदर में क्या लिखा गया है, क्वालिफिकेशन लिखा गया है, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या आपके अंदर गुण होना चाहिए, क्या क्या आपके जो है आपको जरूरी चीज होना चाहिए। तो जो पहला जो क्वालिफिकेशन बनने के लिखा हुआ है वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, यानी भारत का नागरिक होना पड़ेगा, यानी आपको हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनने से पहले हिंदुस्तान का नागरिक बनना पड़ेगा। दूसरा जो लिखा हुआ है कि वो जो है आपको 35 इयर्स ऑफ एज जो है पूरा करना पड़ेगा, यानी 35 साल से नीचे जो भी हमारा जो है हिंदुस्तान का नागरिक है वो हमारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, आपको किसी तरह से डस नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी तरह का आप जो है प्रॉफिट वाले काम से जुड़ा नहीं रहना पड़ेगा, किसी भी ऐसा ऑफिस से आप जो है जुड़ा नहीं रहिएगा जो आपको प्रॉफिट देता हो, जो आपको प्रॉफिट पे जिस पे वास्ता हो, वो आपको जो है इसी तरह का कोई भी आपके पास में ऐसा ऑफिस होल्ड ना करते हो। चौथा जो लिखा हुआ है, आप जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी वो शर्त भी आपको मानना पड़ेगा, क्वालिफाई द हाउस ऑफ द पीपल, यानी हाउस ऑफ द पीपल बनने के लिए, यानी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो शर्त लागू है वो शर्त भी आपको जो है वो शर्त भी आपको मानना, मतलब वो शर्त भी आपको लागू होना पड़ेगा। यानी ये 4 चीज होता है आपको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो सबसे पहले ये देखेंगे ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये वाला जो है जैसे कि हमने बताया आर्टिकल नंबर 58 के अंदर में, ठीक है, ये वाला जो है यानी वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 58 के अंदर में ये आपका मेंशन है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द अलाउंस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस, ये वाला जो है आर्टिकल नंबर 59 के अंदर में है, यानी कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल नंबर 59 के अंदर मेंशन है, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो क्या क्या शर्त के साथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो अपने पद पर रह सकता है। यानी बोला गया है दूसरे नंबर ऑप्शन में, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए चुना जाएगा तो 5 साल तक उसकी जो है सैलरी किसी भी तरह का उसके अलाउंस, किसी भी तरह का अलाउंस वो जो है कम नहीं किया जाएगा, किसी भी बिल पास करके किसी भी तरह से जो है वो आपका जो है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस वो आपका जो है पैसा या सैलरी किसी भी तरह का अलाउंस कम नहीं किया जाएगा। 3 नंबर देखिएगा ऑप्शन में, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू हिज ऑफिशियल रिटेन, यानी वो बिना किराए दिए अपने अधिकार आवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ये गलत है, बल्कि आर्टिकल नंबर 59 के अंदर में, बल्कि आर्टिकल नंबर 59 के अंदर में, यही 59 के अंदर में लिखा हुआ है कि आपको विथआउट पेमेंट जो है, विथआउट पेमेंट यानी बिना किसी किराया का आपको एक आवास मिलेगा, विथआउट पेमेंट ऑफ रेंट
आपको जो है एक आवास मिलेगा, आपका एक घर होगा, आपका एक ठिकाना होगा, ठीक है, आपका एक भवन होगा जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। यानी इस राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए राष्ट्रपति को रहने का अधिकार होगा, बिना किसी किराए का, बिना किसी पैसे का, बिना किसी को किसी तरह का कोई किराया दिए हुए। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन जो है नॉट अ कंडीशन, ये कंडीशन नहीं होगा। आंसर मेरा यही होगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन नहीं होगा। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड नहीं, बल्कि ही शैल बी एंटाइटल्ड होगा। ठीक है, ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पायदा। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी, आपको किसी भी हाउस का, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी तरह कोई हाउस का मेंबर नहीं होना होगा। यानी ये कंडीशन भी आपका सही है। यानी ये 4 कंडीशन में तीसरा नंबर कंडीशन जो है, ये जो है गलत है, और यही मेरा आंसर होगा इस ऑप्शन का। ठीक है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी सदन का मेंबर नहीं रहना होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। मैं चलता हूँ तीसरे नंबर क्वेश्चन में, और तीसरे नंबर में दिया हुआ है, हु इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ऑफ जुलाई 2030। अब ये जो है करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन पॉलिटी का बनाया गया है। क्वेश्चन क्या गया है कि आपका जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, सबसे पहले देखते हैं, एक होता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे पहले देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर ऑफ, जितने मिनिस्टर होता है उसका क्या होता है, उसका हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जितने मिनिस्टर होता है उसका हेड होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर फर्स्ट रैंक पे अगर देख सकते हैं, तो दूसरे पे हम लोग क्या देखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, जितने भी खास खास मंत्रालय होता है, जो बड़ा बड़ा मंत्रालय होता है, जो बड़ा बड़ा जो हमारा मंत्रालय है, उस मंत्रालय की जो मंत्री होते हैं उसे हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे देखा जाए, तो क्या हो सकता है, रेलवे हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर। रेलवे का जो मंत्री लोग हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हैं। डिफेंस हम लोग बोल सकते हैं, जो डिफेंस होगा उसे हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं होम मिनिस्टर जो होता है उसे होम मिनिस्टर हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंस बोल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से जो इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के पद में रहने वाले मंत्री को हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि वहां पर दिया हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ साथ आपका एक इंडिपेंडेंट चार्ज बोला गया है। यानी क्या होता है, जब हमारा हिंदुस्तान में इतने सारा क्या है, इतने सारा आपका जो है डिपार्टमेंट है, इतने सारा आपको जो है पोस्ट है, तो बहुत सारा जो है मंत्री के अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट भी आता है। यानी एक मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आता है। यानी या ऐसा भी बहुत सारे मंत्रालय आता है, तो उस मंत्रालय के अंदर में उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए किसको लगा दिया जाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को लगा दिया जाता है। यानी ये जो है इंडिपेंडेंट रूप से, ये जो है अपना इंडिपेंडेंट रूप से जो है इस डिपार्टमेंट के पूरे कामकाज को संभालेगा। अब डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में या फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आता है। अब वो जो है एक इंसान के जो है पॉसिबल नहीं है कि पूरा जो है सब चीज को संभाले। इसलिए जो है क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, और ये जो है आर्टिकल नंबर 77 के अंदर में प्रेसिडेंट को, आर्टिकल नंबर 77 के अंदर में प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास में ये जो है अधिकार है कि वो इस तरह का जो पोर्टफोलियो को तैयार करे, क्यों, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी बहुत ही आराम से जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कामकाज है, बहुत ही आराम से हो सके, बहुत ही आराम से चल सके। इसलिए आर्टिकल 77 के तहत, अधिकार के तहत राष्ट्रपति इस तरह का पोर्टफोलियो तैयार करता है, और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के जो है एडवाइस से जो है क्या करता है, वो उस पोर्टफोलियो के मंत्री को चुनता है। तो इस चार्ज में, यहाँ पे जो चार्ज जो दिया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एज ऑफ जुलाई 2030। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे आज के वक्त में कौन क्या है। मैं आज के टाइम को बता रहा हूँ, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है आज के वक्त में क्या है, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो मिनिस्टर ऑफ सॉरी, ये एडुकेशन है। तो ये जो है शिक्षा के मंत्री है, ठीक है, शिक्षा मंत्री है। तो ये जो शिक्षा मंत्री है, ये कौन सा मंत्रालय के अंदर में आता है, यानी कौन सा पोजीशन में आता है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर बोल सकते हैं। ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, यानी ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी एक बड़ा जो है मंत्रालय को संभालता है। इसी तरह से अगर बोला जाए कि, ठीक है, तो इसी तरह से अगर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो क्या हो गया, आपका एडुकेशन मिनिस्टर हो गया।
और इसी तरह से जो अगर जितेंद्र सिंह की बात की जाए तो ये आज के टाइम में क्या है, ये आपका मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आता है, ये भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आता है। और इस तरह से अश्विनी वैष्णव की अगर बात की जाए तो इसके पास में 3-3 मंत्रालय है, यानी इसके पास में 3-3 मंत्रालय, इसके 3-3 अधिकार यहाँ पे दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो 3-3 मंत्रालय क्या क्या है, सबसे पहले ये जो है मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री भी हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री भी हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं। तो 3-3 मंत्रालय इसके पास में है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। और रमेश पोखरियाल क्या है, ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। ठीक, तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ऑफ जुलाई 2023 में कौन थे, तो उसका नाम है जितेंद्र सिंह। जुलाई 2023 में जितेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज थे किस चीज का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और जैसे प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौन थे, तो वो आपका जितेंद्र सिंह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस इंडिपेंडेंट बिल। अब ये देखिए 2021 का, 2024 में 2021 का करंट अफेयर्स पूछ लिया गया था, और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है इसका कोई आंसर उतना सही ना दे पाए, यानी नेगेटिव करके चले जाए। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन सही माने में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इंट्रोड्यूस ये बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कोई करंट अफेयर्स या इस तरह का कोई जो है सवाल बनना मेरे हिसाब से उचित नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी देखते हैं ये क्या है, तो ये क्या बिल है और ये बिल क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो बिल लाया गया था, सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, उसका जो सैलरी है और उसका जो सर्विस रूल है, उस सर्विस रूल के बारे में ये बिल को लेकर के आया था। ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 30 नवंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल के अंदर में क्या था कि अगर जज के डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ जज, जज के मृत्यु के बाद जो पेंशन की बात थी, आफ्टर द डेथ ऑफ जज, जज की मृत्यु के बाद जो पेंशन की बात थी, वो पेंशन उसके फैमिली को भी मिलेगा। इस तरह के इस बिल के अंदर में ये कानून लेकर के आया था, यानी फैमिली पेंशन जो है की बात की गई थी, यानी फैमिली पेंशन की बात की गई थी, फैमिली पेंशन की बात की गई थी जज के लेकर। उसके अलावा अगर जज की उम्र अगर 80 साल हो जाती है, ये एक स्लैब बना दिया गया था, 80, 85, 90, 95 और 100 साल। ये जो साल है, ये जो साल है, इस साल के अंदर में जज का जो पेंशन है उसकी इंक्रीमेंट भी होगा, एक कंपाउंडिंग इंक्रीमेंट भी बात की गई थे, 20% से लेकर 100% तक वो जो है पेंशन जो है बढ़ने का जो है संभावना थी, उम्र के हिसाब से जिस तरह से उनका उम्र बढ़ेगा उस तरह से कैलकुलेशन करके वो जो है 20% से लेकर 100% तक उसकी सैलरी बढ़ने की बात की गई थी। तो ये मोटा मोटी जो है इस बिल के अंदर में जो है जो कानून, मतलब बिल के अंदर में जो कानून का सब ये किया गया था, सुझाव दिया गया था, यानी कानून लेकर के आया गया था। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पे पूछा गया था सीजीएल के अंदर में। देखिए 9 तारीख 9वां महीना 2024 के सेकंड शिफ्ट में, तो इसे कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था, कहां पे, हमारा सदन के अंदर में। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा कि अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से हम लोग देखेंगे। तो आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, विच आर्टिकल या संविधान के कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वग्रह ना आए, तथा संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसा निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार के उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए एग्जीक्यूटिव पावर है, होता क्या है कि हमारा जो भारत है वो एक फेडरल या संघीय ढांचा है, एक फेडरल हम लोग जो है समाज के अंदर में रहते हैं, फेडरल के अंदर में रहते हैं। अब फेडरल के अंदर में हम लोग को मालूम है, एक हमारा केंद्र सरकार है, एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमारा राज्य सरकार है, एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। अब दोनों के संबंध अच्छा होना चाहिए, दोनों के अंदर में जो है, क्योंकि
हमारा जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी वो कहाँ लागू होगा? वो राज्य के अंदर ही लागू होगा। अगर मान लेते हैं केंद्र सरकार अगर रेलवे बनाती है तो रेलवे कहाँ से जाएगा? भारत तो मीन्स तो हुआ है कि वो केंद्र का समूह है, ठीक है? यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा जो केंद्र है, जो हमारा भारत है, तो वो तो राज्य के अंदर में ही लागू किया जाएगा। तो यहाँ बताइए कि कौन सा अगर कानून है, कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर में, जो संविधान के अंदर में जिसमें ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव, ठीक है? तो लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव वो होता है जो कानून को बनाता है, जिसको हम लेजिस्लेटर बोलते हैं। तो लेजिस्लेटर क्या होता है? जो कानून बनाता है, वो कानून तो बना दिया। कानून बनाने की बात, कानून जो लागू करता है, उस कानून को लागू करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर। जो कानून को लागू कराता है, उसको जो पावर दी जाती है, उसे एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। तो हर स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पेयर और प्रेजुडिस एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यानी वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल ऐसा ना करे कि जो यूनियन का, जो केंद्र का एग्जीक्यूटिव पावर, उसका किसी तरह का हनन हो। ठीक है, देखिए किसी प्रकार ना कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या पूर्वग्रह ना आए। यानी आपके जितने भी स्टेट है, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल केंद्र के एग्जीक्यूटिव पावर का हनन ना हो, केंद्र की किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव पावर का उल्लंघन ना हो। तो इसी तरह का, यानी आप देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263 के अंदर में हम लोग जब स्टेट और सेंटर का जब रिलेशनशिप पढ़ते हैं, स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग, स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप, तो उसके अंदर में आर्टिकल 256 से 263 के अंदर में हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, ठीक। तो आर्टिकल 256 से 263 के अंदर में यानी स्टेट और सेंटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है, उसके बारे में जिक्र आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल नंबर 257 के अंदर में ये बोला गया है कि जो हमारा स्टेट है, वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल, यानी एग्जीक्यूटिव पावर मैंने क्या कहा, कानून को लागू करवाने का जो पावर होता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। उसका इस्तेमाल इसलिए ना किया जाए कि प्रेजुडिस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी जो हमारा संघीय ढांचा है या जो हमारा यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके एग्जीक्यूटिव पावर को कोई तरह का भी जो है आंच आए या किसी भी तरह का जो है उल्लंघन हो, किसी तरह का बाधा ना हो। उसके बाद और क्या गया है, एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall extend to the giving of such direction to state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। और दूसरे बात है, जो स्टेट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अपना किसी भी तरह का कानून को लागू करने के लिए किसी तरह का कानून बनाया, जैसे कि मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेल बनाया। अब रेल जो है वो कहाँ चलेगी? राज्य के अंदर भी चलेगी, वो वेस्ट बंगाल के अंदर भी चल सकती है, बिहार के अंदर भी चल सकती है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल सकती है, महाराष्ट्र के अंदर भी चल सकती है। अब अगर मान लेते हैं वेस्ट बंगाल का जो है, अगर वहां से अगर रेलवे को गुजारा जाता है, रेलवे अगर चला जाता है, तो वो जो है रेलवे का सुरक्षा, रेलवे किस तरह से चलेगी, रेलवे की सारा जिम्मेदारी या रेलवे को किस तरह से चलाना है, किसी तरह का डायरेक्शन अगर देना हो क्या चीज के लिए, वो काम बहुत ही अच्छा हो, यानी गवर्नमेंट को जो बिजनेस है वो सारा बहुत अच्छा से हो, उसके लिए किसी तरह का कोई अगर डायरेक्शन देना हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है, वो जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव को दे सकती है, नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, यानी उस पर्पस को लागू करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो है स्टेट को जो है वो थोड़ा सा जो है रोका गया है, स्टेट के पावर को थोड़ा सा कम किया गया है, और सेंट्रल को थोड़ा पावर ज्यादा दिया गया है कि सेंट्रल जो है वो डायरेक्शन दे स्टेट को, क्या है कि वो लागू करवाने में और बहुत ही अच्छा जो है संबंध को बनाए रखने में, और किसी भी तरह का जो है एग्जीक्यूटिव करने में, किसी कानून को लागू करने में स्टेट और सेंट्रल के बीच में किसी तरह का कोई घमासान ना हो, किसी तरह कोई लड़ाई ना हो। तो आर्टिकल नंबर 257 के अंदर में ये सारी बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 257 के अंदर में ऑप्शन सी के अंदर में जो है, ऑप्शन सी के अंदर में ये सारा चीज जो है बताया गया है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा 256 से 263 के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो है संविधान के अंदर में देखने को मिलता है। अब 6 नंबर अगर हम लोग देखेंगे, तो 6 नंबर देखिएगा, यहां बोला कि द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड अ ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022 फॉर सीनियर सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 41। तो अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई गई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना है। अब यहाँ पे बताया गया, ये करंट अफेयर्स है। अब ये कौन सा जो राज्य है वो आर्टिकल 21 के अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत वो जो है क्या करेगा,
डायरेक्टेड एक वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी सीनियर सिटीजन के लिए एक डायरेक्टेड ऑफिस बनाएगा, एक डिपार्टमेंट बनाएगा जो सीनियर सिटीजन को देखे, जो सीनियर सिटीजन के बारे में कानून तैयार करे और सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए बहुत सारे स्कीम लेकर के आए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट जो है इस तरह का जो है मसौदा, इस तरह का ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार किया, उसी का जो है यहाँ पे 2022 में ये तैयार किया गया था, उसी के बारे में पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अब थोड़ी बात देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 41 क्या है। तो हम लोग को पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 36 से 51 ऑफ पार्ट 4, ये जो है आर्टिकल नंबर 36 से अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 पार्ट 4 के अंदर में हम लोग को मालूम है एक डीपीएसपी आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आर्टिकल नंबर 41 आता है, जिसके अंदर में बहुत सारी बात कही गई थी। यानी इस आर्टिकल नंबर 41 के अंदर कहा गया है, आर्टिकल नंबर 41 के अंदर जो कहा गया है, सबसे पहले की बात कहेगी राइट टू वर्क, दूसरी बात की गई अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरी बात कही गई सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो राइट टू वर्क बात की गई, अनएम्प्लॉयमेंट बात किया गया, सीनियर सिटीजन बात किया गया, ओल्ड एज बात किया गया है, ओल्ड एज बात किया गया, ठीक है। और डिसेबलमेंट की बात, डिसएबलमेंट की बात किया गया, यानी जो तो ये सारा की बात की गई आर्टिकल 41 के अंदर में। यानी ये सारा चीज का कल्याण करना पड़ेगा, ये सारा चीज का जो है वेलफेयर का काम करना पड़ेगा, ये सब चीज की जो उन्नति करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल नंबर 41 के अंदर बताया गया, यानी ये डायरेक्शन दिया गया, ये नीति बनाना है, यानी हमारे संविधान के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में राज्य को क्या नीति बनाए उसका एक गाइडलाइन है। जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है, गाइडलाइन है, किसके लिए, वो राज्य जो सरकार है उसके लिए गाइडलाइन बनाया गया कि राज्य जो है मौलिक अधिकार को लागू करवाने के बाद, मौलिक अधिकार को देखने के बाद, मौलिक अधिकार को सब चीज उसको इस्तेमाल करने के बाद आपके पास में जो नीति बनाने का जो दूसरा अवसर है, जो आपको देख के नीति बनाना है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में ये जो है राज्य को ये डायरेक्शन दिया गया है, राज्य को ये जो है गाइडलाइन दिया गया है कि आप क्या क्या नीति पे फोकस करें, कैसा कैसा नीति बनाए। तो इस आर्टिकल नंबर 41 के अंदर में ये सब बात है कि आप राइट टू वर्क के ऊपर में काम करना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में हम लोग को मालूम है, बेकारी भत्ता दी जाती है, जो काम नहीं करते हैं, जो युवा बेरोजगार जो काम नहीं करते हैं, उसे एक तरह का बहुत सारे राज्य के अंदर में बेकारी भत्ता भी दी जाती है, उसी 41 के अंदर में है। सीनियर सिटीजन को जो बारे में बात की गई है, इसी तरह की बात की गई है। यहाँ पे ओल्ड एज की बात की गई है, इसी 41 के अंदर की बात की गई है। डिसेबलमेंट है, उसी तरह 41 के हम लोग देख सकते हैं 41 के अंदर में बात की गई है। तो इसी 41 के अंदर में एक जो वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, यानी जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए हम लोग ओल्ड एज होम की तैयारी करेंगे, उसके लिए हम लोग ओल्ड एज होम की तैयारी करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है तरह तरह का पेंशन की तैयारी कर, पेंशन के लिए हम लोग बहुत सारा कानून बनाएंगे। तो इस तरह का जो है तमिलनाडु जो है इस तरह का जो है ड्राफ्ट पॉलिसी ये जो है तैयार किया, मतलब मसूदा तैयार किया है। कुछ तमिलनाडु के बारे में बात की जाए, चर्चा की जाए कि तमिलनाडु की अगर हमें बात की जाए, तमिलनाडु जो थे, ये तमिलनाडु कब बना, तो ये बना 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु पहले क्या था, बिफोर, पहले तमिलनाडु इट वाज मद्रास। तो मद्रास से जो है, ये मद्रास से अलग होकर 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु बनाया गया। तमिलनाडु के अगर कैपिटल या राजधानी की बात की जाए तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई। तमिलनाडु के अगर हम लोग सीएम की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, क्या हो जाएगा, एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कौन थे, पहले एक अभिनेता भी हुआ करते थे, एक्टर हुआ करते थे, और ये जो है अभी जो है चीफ मिनिस्टर जो है हुआ करते हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। एम के स्टालिन जो है किस पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं, यानी कौन पार्टी के ये मुखिया है, तो हम लोग बोलेंगे डीएमके पार्टी। डीएमके का मतलब होता है द्रविड़ा मुनेत्रा कझिगम, और जिसका अगर इंग्लिश में मतलब देखा जाए तो द्रविड़ा प्रोग्रेसिव फेडरेशन, इसका मतलब होता है द्रविड़ा प्रोग्रेसिव फेडरेशन या द्रविड़ा मुनेत्रा कझिगम। इस तरह से अगर हम लोग तमिलनाडु के गवर्नर की बात की जाए तो आर.एन. रवि जो है वहां की जो है गवर्नर है, ठीक है। राज्यपाल की बात की जाए तो आर.एन. रवि आपको देखने को मिलेगा। तो इस तमिलनाडु के बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो तमिलनाडु के बारे में अभी हम लोग ने चर्चा किया। तो ये जो है आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट देख सकते हैं,
अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस चार में से कौन जो है करेक्ट नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन से पहले देखा, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो डीपीएसपी है, या जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है, वो जो है आर्टिकल नंबर 36 से 51 पार्ट 4 के अंदर में मेंशन है। आर्टिकल नंबर ऑफ पार्ट 4 अंदर में मेंशन है। अगर इस बात की जाए, डीपीएसपी की बात की जाए, तो डीपीएसपी जो है किस संविधान, किस कंट्री के संविधान से लिया गया है, तो हम लोग देखेंगे जो हम लोग जो है विड्रॉ किए हैं, या हम लोग जो लिए हैं, हम लोग जो लिए हैं, तो वो कहां से लिए? आयरलैंड से, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कब लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड के अंदर में एक आयरलैंड नेशनल मूवमेंट हुआ करता था, और 1937 के अंदर में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया है? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्पेन में ये सबसे पहला जो है ओरिजिन हुआ था। स्पेन में ये सबसे पहला ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाया गया था। तो स्पेन से जो है वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारा जो है संविधान बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को हमारे संविधान के अंदर मिला के बैठाया गया। अगर हम लोग इसके अलावा बात की जाए, तो डीपीएसपी के अंदर में क्या गया है? डीपीएसपी के अंदर में जो बताया गया है कि हम लोग किस तरह से अपने स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट की तरह बनाया जाए। हम लोग क्या करेंगे? एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, हम लोग नीति बनाएंगे जिसमें जो है अपने नागरिकों की जो है उसकी जो है भलाई के लिए काम करेंगे, उसके जो है अच्छाई के लिए काम करेंगे। तो वेलफेयर स्टेट के ऊपर में जो है हम लोग ध्यान दिया गया। अगर देखा जाए कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में किस किस का जो है सिद्धांत लिया गया है, तो सबसे पहला जो सिद्धांत लिया गया है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऑफ इंडिया में, हम लोग देखेंगे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को यहाँ पर इसके अंदर में रखा गया है, यानी सोशलिस्ट लोगों की जो है सिद्धांत इसके अंदर रखा गया है। दूसरा जो हम जो है हम लोग को मालूम है कि गांधीयन प्रिंसिपल को भी यहाँ पे जगह दिया गया है, यानी गांधी के विचार को भी जो है डीपीएसपी के अंदर में लाया गया है। और तीसरा जो है वो जो लिया गया है लिबरल जो लोग है, लिबरल, इसके अलावा लिबरल और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उसके जो भी जो है विचार है, उसके भी जो सिद्धांत है, उसके भी जो है उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर में लाया गया। तो ये तीन जो है प्रिंसिपल आपको डीपीएसपी के अंदर में देखने को मिलेगा, अलग अलग आर्टिकल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें से कौन नहीं है हम लोग देख सकते हैं। दे प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द गवर्नेंस, हम लोग पहले ही बताया, इससे पहले वाला जो डीपीएसपी है वो क्या है? ये क्या है? एक गाइडलाइन है, एक जो है नीति बनाने का, सरकार को, सरकार के लोगों के लिए क्या नीति बनाई जाए, गाइडलाइन ऑफ स्टेट, गाइडलाइन ऑफ स्टेट, यानी सरकार के, राज्य के, या केंद्र जो हमारा जो भारत है वो अपना जो है किस तरह का कानून बनाए, किस तरह का नीति बनाए, वो क्या तरह का जो है पूरा जो है तैयार करके गाइडलाइन दे दिया गया है। ये जो है एक मिरर दे दिया गया है कि आप इस तरह का जो है बनाया जाए। उसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने भी, बी आर अम्बेडकर जो है, बी आर अम्बेडकर जो है इस डीपीएसपी को क्या कहा है? डीपीएसपी को नोबेल फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, नोबेल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यानी जो बी आर अम्बेडकर है इस डीपीएसपी को नोबेल फ्यूचर भी कहा है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर इसे क्या कहा है? नोबेल फ्यूचर भी कहा है। तो पहला जो है दे प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द कंट्री, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है कि जो है गाइडलाइन है, ये बात सही है कि हम वो जो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री को चलाने के लिए, वो देश के शासन के लिए दिशा निर्देशक प्रावधान करता है, ये बात सही है। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, ये जो है गलत है। इसका क्या मतलब है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर जो नीति दिया गया है, अगर वो नीति अगर सरकार जो है अपने राज्य के अंदर में ना पालन करा सके, तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है इसे जो है लेकर के आया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस किया जा सकता है सरकार के खिलाफ कि ये जो है डीपीएसपी के अंदर जो नीति बनाया गया है, सरकार उस नीति को जो है पालन नहीं कर रही है और इस तरह का डीपीएसपी का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसा जो है कोई भी जो है व्यक्ति, कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है।
हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए ऐसा कहा गया है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे कोई सरकार, फंडामेंटल राइट्स को पालन ना करे कोई अगर सरकार, कोई फंडामेंटल राइट्स को ना माने कोई सरकार, और इस तरह का नागरिक का उल्लंघन हो, तो नागरिक अपने अधिकार के लिए आर्टिकल नंबर 32 का सहारा लेते हुए वो जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है सुप्रीम कोर्ट को दस्तक दे सकता है और अपना जो हनन को जो है सुप्रीम कोर्ट को एज ए गार्जियन और एज ए प्रोटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो डीपीएसपी के लिए जो है ये जो है जस्टिसेबल नहीं है, यानी आप जो है कोर्ट तक के जो है डीपीएसपी को लेकर कोर्ट में आप जो है केस नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा कि बताया गया है डीपीएसपी के अंदर में राइट टू वर्क, यानी हर इंसान को जो है आपको काम देना है, और अगर सरकार हर इंसान को काम ना दे पाए तो इसके लिए आप अगर केस कर दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर में, तो आप वो जो है आप केस नहीं कर सकते, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट उस केस को जो है खारिज कर देगा या हाई कोर्ट उस केस को खारिज कर देगा। दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब देखिए मोरली लिखा हुआ यहाँ पे शब्द मोरली, यहाँ पे याद देखिए नैतिक रूप लिखा हुआ है, यानी सरकार को जो है ये बाइंडिंग जो है लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया है, सरकार को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग नहीं है, बल्कि मोरली बाइंडिंग है। आपकी नीति, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनाई गई है कि आप जो है लोगों के काम करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें, लोगों को जो है इसके इसके जो है देखते हुए नीति बनाए। ठीक है, तो ये सिर्फ बताया गया है। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डीपीएसपी के अंदर में इंश्योर किया गया है कि वहां के समाज और आर्थिक सुधार किया जाए, आर्थिक की जो है उपलब्धि की जाए, आर्थिक जो है उसकी जो है विकास का जो आर्थिक विकास है उसकी जो सुनिश्चित करे, ये सरकार को बताया गया है। या डीपीएसपी के तहत जो है ये सरकार को बताया जा रहा है कि आप जो है अपने राज्य के अंदर में डीपीएसपी को लागू कराकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो है सोशल और इकोनॉमिक के विकास के लिए आप तैयार है। तो इस तरह का जो है कौन सी बात इसमें जो है नहीं है, करेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल बारे में जो है आपका जो है नीति के निर्देशक के बारे में, तो वो जस्टिसेबल नहीं है, यानी वो प्रकृति में न्यायोचित नहीं है। ठीक है, मतलब नियोजित नहीं है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डीपीएसपी के हिसाब से करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में ये बताया गया है, which article of the Indian Constitution prohibits providing of any religious instruction in the education institution maintained by the state। अब इसमें देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, इसमें तो कौन आर्टिकल, ये चारों आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये चारों आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात की जाए यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल नंबर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होकर आर्टिकल नंबर 35 पे खत्म हो जाता है। पार्ट की बात की जाए तो पार्ट नंबर 3 में हम लोग को जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। अब इस 12 से लेकर 35 को बहुत सारे जो है एक ग्रुप में बांटा गया है फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को, वो सारा ग्रुप भी देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रुप है उससे हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 14 से 18 आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो दूसरा जो ग्रुप है उस दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। ये जो है आपको 19 से 22 के अंदर देखने को मिलेगा। और इस तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, यानी किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति का आप जो है एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हैं। ये जो है इस चीज का जो है मुखालिफत, इस चीज का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल नंबर 23 या 24 का अधिकार दिया गया है, जिसमें आप ना किसी से भीख मंगवा सकते हैं, ना किसी जोड़ करके आप कोई काम करा सकते हैं। इस तरह से बात देखिएगा जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया गया है, यानी आपका जो है रिलीजियस मामले में आपका जो है जो रिलीजन है उस रिलीजन का भी अधिकार दिया गया है, उस रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 के अंदर में। उसके अलावा अगर आप लोग देखिएगा 5 नंबर के अंदर में आपको जो है एजुकेशनल राइट भी दिया गया है, साथ ही साथ आपको जो है एजुकेशनल के साथ साथ आपको जो है कल्चरल राइट्स भी दिया गया है। एजुकेशनल और आपको कल्चरल राइट्स भी दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 टू 30, 29 और 30 के अंदर में आप ये देखने को मिलेगा। और 6 नंबर के अंदर में राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, लेकिन बाद में इसे जो है संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 31 के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, इससे मैं थोड़ा सा अंडर ये कर दूं, ये अब जो है नहीं देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो है आपको आर्टिकल नंबर 7 और इस तरह से जो आपका राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो देखने को मिलेगा, यानी जिसे हम लोग रीट्स बोलते हैं, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है बी आर अम्बेडकर ने, वो आर्टिकल नंबर 32 को आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है इतने सारे राइट्स को 7 हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन जो छठा नंबर हिस्सा है, वो छठा नंबर हिस्सा को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। हम लोग को मालूम है जो है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दरमियान के वक्त जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब मोरारजी देसाई सरकार थे, तब जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में जो राइट है 25 से 28, उसके अंदर में ये सारी बातें यहाँ पे लाया गया है। तो 25 नंबर जो राइट है, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर में जो दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है, आपके जो राइट है, क्या राइट टू कॉन्सिक्वेंस, क्या राइट है, कॉन्सिक्वेंस, यानी आपको ध्यान लगाने का राइट है, राइट टू प्रोफेशन। ठीक है, आप अगर कोई ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगाने के बाद किसी धर्म के पास में जा रहे हैं, या किसी धर्म का ज्ञान हो गया, किसी धर्म का पता चला, किसी धर्म को अच्छा लगा, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उस पर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी है। आप प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप दूसरे तक प्रचार भी करिए, दूसरे तक फैलाइए, दूसरों को बताइए, अपने धर्म की अच्छाई वाली बात बताइए, अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रोपगेशन करिए, ये बात भी जो है आपको बताया गया है। ठीक है, इस तरह से आर्टिकल नंबर 26 के अंदर में क्या बताया गया, आर्टिकल नंबर 26 के अंदर में बताया गया राइट टू रिलीजियस या राइट टू मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, यानी अब जो है आप एक धर्म बना लिए, लोग जुड़ गए, अब लोग जुड़ने के बाद अगर आपको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी जो है जिम्मेदारी आपको दिया गया है कि आप जो इस पे जो है मैनेज करने का जिम्मेदारी भी आपको यहाँ पे दिया गया है। 27 नंबर के अंदर में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस टैक्स, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर में रिलीजियस के नाम में सरकार किसी तरह को टैक्स नहीं वसूल सकता है। जैसे हम लोग टोल के नाम में वसूल सकते हैं, किसी और के नाम हम लोग टोल सकते हैं, एडुकेशन का नाम हम लोग एडुकेशन सेस लगा सकते हैं, एडुकेशन टैक्स लगा सकते हैं, हेल्थ के नाम में एडुकेशन हेल्थ के नाम में हम लोग टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की अच्छाई के लिए, धर्म को फैलाने के लिए, धर्म के लिए काम करने के लिए सरकार किसी भी तरह का अपने नागरिक के ऊपर में टैक्स नहीं लगा सकता है। यानी धर्म को जो है टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, छूट दिया गया कि धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के ऊपर में टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 28 के अंदर में बताया गया है कि ये जो सवाल है, ये आर्टिकल नंबर 28 का है, यानी अनुच्छेद 28 के अंदर देखने को मिलेगा, यानी प्रोविड्स किया गया प्रोविजन ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट। अगर किसी भी तरह का जो धर्म की किसी भी तरह का धर्म की कोई स्कूल बनाई गई, या किसी भी धर्म के अंदर में दरसगाह बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया, गुरुकुल बनाया गया, और वो जो है धर्म के स्टेट का पैसा उस पर लगा हुआ नहीं है, तो जो है वो जो है इंस्टीट्यूशन के अंदर में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, या आप बोल सकते हैं धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुरुकुल, कोई ऐसा मदरसा, कोई ऐसा मस्जिद जहां पे स्टेट का फंड से बनाया गया, मेंटेन बाय द स्टेट, जिसे स्टेट मेंटेन करता है, जिसे स्टेट मेंटेन करता है, ऐसे किसी भी जगह पे जो है आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मना किया गया, नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 28 के अंदर में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर में मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आर्टिकल नंबर 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल नंबर जो 77 है, आर्टिकल नंबर 77 है, ये पार्ट 5 के अंदर आता है। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर आता है। इस आर्टिकल नंबर 77 में क्या है कि ये दिया गया कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के काम काज का संचालन, यानी भारत सरकार का जो काम काज है, जो बिजनेस है, इसका जो है वो जो है कंडक्ट किस तरह से करे, कि ये जो है प्रेसिडेंट के पास में ये पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम काज का जो संचालन है उसे ठीक रूप से चले, उसे जो है सही तरीके से चले, स्मूथ भाव से चले, बहुत ही अच्छा तरीके से कामकाज हो, वो सारा का सारा आर्टिकल 77 के अंदर में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम काज को संचालन करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, वो सारा का सारा पावर दिया गया। जैसे कि ये बताया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव काम है, किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव जो भी फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव किसी तरह से फंक्शन है,
वो सारा का सारा क्या होगा, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, यानी प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। करेगा कौन, वो करेगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकता है, केंद्र सरकार किसी भी तरह का समझौता कर सकता है बाहर कंट्री के साथ में, केंद्र सरकार आपस में किसी तरह का जो है समझौता कर सकता है, किसी तरह का प्लानिंग कर सकता है, किसी तरह का बिल तैयार कर सकता है, किसी से किसी तरह जो भी है बिल मैंने एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो सारा का सारा किसके नाम में होगा, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम में किया जाएगा, सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम में किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 77 के अंदर में जो गवर्नमेंट के कामकाज का जो संचालन है वो कैसे हो, वो सारा का सारा आर्टिकल नंबर 77 के अंदर में मेंशन है। 10वां नंबर क्वेश्चन, और इस जो है 9/9/2024 को जो सीजीएल का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन से मुराद यानी तीनों शिफ्ट मिलाकर देखा गया है कि इस तीनों शिफ्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है उस लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये जो है मुस्लिम 3 तलाक को लेकर बहुत सारा जो सवाल उठा था और बहुत सारा जो कानून लाया गया था वो बिल के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, यानी 2019 में जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 है, उसमें कौन सा जो प्रावधान है, उसके अंदर में कौन सा जो अधिनियम 2019 के अंदर में किस धारा के अंदर में ये बताया गया कि सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन में किस धारा में निर्वाह भत्ते से संबंधित है, यानी भत्ता मिलेगा, यानी आपको एक अलाउंस मिलेगा वाइफ को, वो किस सेक्शन के अंदर में मेंशन है। तो सबसे देखिए सेक्शन नंबर 7 के अंदर में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 7 के अंदर में क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर में ऑफेंस से रिलेटेड है, यानी ये बताया गया है कि जो भी ट्रिपल तलाक देगा, जो भी ट्रिपल तलाक देगा उसे किस तरह का सजा मिलेगा। तो जो ट्रिपल तलाक का ऑफेंस ऑफ नेचर है, यानी नेचर ऑफ ऑफेंस है, जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो नेचर ऑफ ऑफेंस के बारे में बताया गया। तो क्या क्या नेचर ऑफ ऑफेंस बताया गया सेक्शन नंबर 7 के अंदर में, पहला ऑफेंस बताया गया कि वो कॉग्निजेबल है, दूसरा ऑफेंस बताया गया नॉन बेलेबल है, और तीसरा ऑफेंस बताया गया कंपाउंडेबल है। ठीक, तो देखिए अब कॉग्निजेबल किसको बोलते हैं, ये सारा चीज देख लीजिए। कॉग्निजेबल का मतलब होता है वो ऑफेंस जिसमें 3 साल की सजा होती है, वो ऑफेंस, या जिसे बड़ा ऑफेंस माना जाता है, जिसे आपको अरेस्ट करने के लिए, जिस ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने के लिए आपको जज से परमिशन ना लेना पड़ता हो, आप जो है अगर वो ऑफेंस हुआ और जो है जो आईओ हो, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, वो जाके जो है जिसके जो आरोपी है उसे जो है अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट करके पूछताछ कर सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है आपको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आपको जो मैजिस्ट्रेट है उसकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी बड़े बड़े ऑफेंस को, जो बड़े नेचर का ऑफेंस होता है जैसे रेप, मर्डर, ठीक है, गैंग रेप, ये सारे ऑफेंस को हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल लेने का अधिकार जो आरोपी को, एक्यूज को नहीं होता है, यानी जो आपका बेलेबल ऑफेंस होगा उसमें आरोपी का एक अधिकार दिया गया है, जो एक्यूज है उसको अधिकार है कि वो जो है मैजिस्ट्रेट से अपने आप को बेल ले सकता है, वो आपको आसानी से बेल मिल जाता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है वो जो आरोपी है वो जो है आसानी से बेल नहीं ले सकता है, वो सारा का सारा अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास में है कि वो उसे बेल दे या ना दे, वो सारा का सारा अधिकार जो है मैजिस्ट्रेट के हाथ में होता है, ना कि आरोपी का अधिकार को बनाया गया है। तीसरा क्या है, कंपाउंडेबल है, यानी ऐसे ऑफेंस जो ऑफेंस घटने के बाद आरोपी और जिसके ऊपर जो आरोपी है और जो विक्टिम है, ये दोनों अगर आउट ऑफ द कोर्ट अगर समझौता करना चाहते हैं तो वो समझौता भी कर सकते हैं। इस तरह का ऑफेंस को इसको जो है कंपाउंडेबल बनाया गया है, यानी कोर्ट के बाहर अगर किसी तरह का समझौता अगर करना चाहते हैं तो वो समझौता कर सकते हैं, इस तरह का जो है बनाया गया। सेक्शन नंबर 5 के अंदर देखिएगा, इसके अंदर में जो है जो जो धारा 5 है उसके अंदर में इंटाइटलमेंट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस, यानी अगर आप जो है आप अगर किसी को तलाक देते हैं, ट्रिपल तलाक होता है, अगर आपका
किसी भी तरह का जो है डाइवोर्स होता है, तो डाइवोर्स होने के बाद शौहर जो है वो अपने जो है वाइफ को डाइवोर्स होने के बाद और जो है माइनर चिल्ड्रन है उसके लिए जो उसको जो है पालन पोषण के लिए आपको एक जो है क्या करना पड़ेगा, निर्वाहित जो है भत्ता देना पड़ेगा, एक सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको देना पड़ेगा, ऐसा आपको लिखा गया है। अब उसके बाद में देखिएगा सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 के अंदर में आपको जो है पनिशमेंट का नेचर बताया गया, नेचर ऑफ पनिशमेंट बताया गया। क्या बताया? नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो जो आपको अगर किसी भी तरह का आप जो है 3 तलाक अगर अपने बीवी अपने वाइफ को देते हैं, यानी शौहर की तरफ से कोई कपल है, कोई हस्बैंड है अपने शौहर को 3 तलाक अगर देता है, इंस्टेंट 3 तलाक देता है, तो उस पे जो है आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा। किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा? 3 साल की सजा भी मिल सकती है, अप टू 3 इयर्स जेल, अप टू 3 इयर्स जेल और फाइन, ये दोनों दिया गया है। अप टू 3 इयर्स जेल और फाइन आपको देना पड़ेगा, यानी 3 साल तक के सजा बनाए रखा गया है और उसके साथ साथ फाइन भी रखा गया है। ये नेचर ऑफ पनिशमेंट के तौर पर रखा गया है। सेक्शन नंबर 6 के अंदर में क्या दिया है? रिलेट्स ऑफ कस्टडियन ऑफ माइनर चिल्ड्रन, यानी अगर आप जो है डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद में अब जो है उस हस्बैंड वाइफ का जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, और उस बच्चे को उम्र अगर 18 साल से नीचे है तो उस बच्चे को कौन देखभाल करेगा, उससे रिलेटेड जो है सेक्शन 6 के अंदर में लिखा गया है। और लिखा गया है ग्रांटिंग टू मदर, यानी उस बच्चे का देखभाल कौन करेगा? ग्रांटिंग टू मदर, यानी उस बच्चे को मदर के हवाले किया जाएगा और इस तरह से मदर और बच्चे के पालन पोषण के लिए सेक्शन नंबर 5 के अंदर में जो अलाउंस है वो अलाउंस देना पड़ेगा हस्बैंड को, अपने जो है वाइफ को, यानी एक्स वाइफ जो वाइफ को डाइवोर्स दे दिए गए, वो सारा चीज दिया गया है। तो इसमें जो है अलाउंस के बारे में कौन सा जो धारा है, तो वो धारा कौन सा हो जाएगा? धारा 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी धारा 5 के अंदर बताया गया है कि वो जो है हस्बैंड है, वो हस्बैंड जो है अपने वाइफ को अपने लिए और अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। ये जो है धारा 5 जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स और मैरिज एक्ट 2019 के अंदर में ये सारी बातें लिखी गई है। तो इस तरह के जो है मैंने 10 क्वेश्चन जो है एसएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम 9/9/2024 को यानी 3 शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, उस तीनों शिफ्ट के अंदर से मैंने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन लेकर के आया है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर भी करिए। इसी तरह से फिर और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।